हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, डियर 7th क्लास। हम लोग लेयर्स के बारे में पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आने के बाद आपने देखा है कि लास्ट जो आपने देखा था स्ट्रेटोस्फेयर, फिर हम मेज़ो पे आ गए थे। और मेज़ो की सबसे बड़ी बात क्या थी? ये बेटा थर्ड लेयर है एटमॉस्फेयर की, स्ट्रेटोस्फेयर से जस्ट ऊपर है, इससे जस्ट ऊपर है। ये 80 किलोमीटर की हाइट तक इसकी एक्सटेंशन है। और जो मेटेरॉइड्स होते हैं जब जलते हैं तो इसी लेयर में एंटर करते हैं स्पेस से, उल्का पिंड जैसे जलती हुई चीज़ें जो आती हैं। फिर बात आती है थर्मोस्फेयर पे। तो इन थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइजेज़ वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट। जैसे जैसे आप हाइट की तरफ ऊपर बढ़ते रहेंगे, जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते रहेंगे आप, तो वो जो टेम्परेचर है ना बेटा आपका, वो बहुत तेज़ी से आपका बढ़ता रहेगा, प्लस होता रहेगा, ठीक है, हाइट के अकॉर्डिंग। और जो आइनोस्फेयर होता है वो इसी पार्ट का पार्ट है, ठीक। थर्मोस्फेयर में ही आपकी आइनोस्फेयर आता है, ठीक है। इट एक्सटेंड्स बिटवीन, और जिसका एक्सटेंशन है वो 80 से 400 किलोमीटर के बीच का है। ये लेयर हेल्प करती है रेडियो ट्रांसमिशन को। आपने देखा होगा जो हम रेडियो यूज़ करते हैं या रेडियो वेव्स यूज़ करते हैं, ठीक। ये साइंस का पार्ट है। आप थोड़े और बड़े हो जाएंगे तो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो जब ये चीज़ें आएंगी आपके पास तो आप समझेंगे वो इसी दौरान, मतलब इसी आइनोस्फेयर में ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। In fact, radio waves transmitted from the earth were reflected back to the earth by this layer. जब भी कोई चीज़ रिफ्लेक्ट होके वापस दूसरी अर्थ की तरफ जाती है तो वो इसी लेयर की वजह से जाती है, ठीक है। तो आइनोस्फेयर में ही ये सारा काम होता है, ठीक है। तो ये चीज़ बड़ी समझने और जानने वाली है। आगे बढ़ते हैं, इसमें हम देखेंगे जैसे एक्सोस्फेयर है लास्ट वाला आपका। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज़ नोन एज एक्सोस्फेयर। कहते हैं कि जो सबसे ऊपर वाली लेयर है। अब कई सारी लेयर्स को पढ़ लिया आपने, स्ट्रेटो पढ़ लिया, मेसो पढ़ लिया, थर्मो पढ़ लिया, तो लास्ट जो बचती है सबसे ऊंचाई वो एक्सोस्फेयर है। दिस लेयर हैज़ वेरी थिन एयर। कहते हैं यहाँ पे जो एयर है वो बहुत ही थिन है, पतली है, ठीक है। लाइट गैसेस लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हेयर। स्पेस से जब हीलियम जैसी हल्की गैसेस आती हैं, हाइड्रोजन और हीलियम बेटा दोनों ही बहुत हल्की गैस होती हैं। आप जो गुब्बारे देखते हैं कई बार मेलों में और इस तरह से छोटे बच्चे यूज़ करते हैं, उनमें हीलियम और हाइड्रोजन गैस होती है। वो इसी स्पेस से आके इसी हिस्से में तैरती रहती है, वो सबसे लाइट पोर्शन है, ठीक है। ये डू यू नो में है। डू यू नो जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे, तो आप देखेंगे कि डू यू नो बहुत अच्छा पार्ट है आपका, ठीक है। तो डू यू नो में जब आप चीज़ों को सीखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा एक नॉलेज वाला पॉइंट दिया हुआ है। जैसे क्या दिया हुआ है? यू विल सरप्राइज टू नो दैट द अर्थ रिसीव्स ओनली वन इन, ये जो पार्ट ऑफ द सन एनर्जी, मतलब अर्थ का 1 2 3 मतलब 2 बिलियन नहीं 20 बिलियन, मतलब 1/20 बिलियन पार्ट जो सन की हीट है वो हम रिसीव करते हैं। अब आप सोच के देखो, इसका हाफ भी होता तो क्या होता, इसका 1000वां पार्ट भी होता, 1/100 पार्ट होता तो क्या होता। हम 20 बिलियन वाला पार्ट अर्थ पे महसूस करते हैं, तब इतनी भयंकर गर्मी होती है। सोचिए सूर्य कितना गर्म होगा, ठीक है। फिर एक छोटा सा वर्ड आता है स्टूडेंट्स जिसको वेदर और क्लाइमेट कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो बहुत छोटा सा डिफरेंस है दोनों के बीच समझने के लिए, ठीक। और जब आप जानेंगे तो आप इसको फिर अगेन एक क्लास में पढ़ेंगे कि वेदर और क्लाइमेट क्या क्या होता है, तब आप बहुत वाइडली इसको पढ़ेंगे, बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। होता क्या है, इट इज़ गोइंग टू रेन टुडे, क्या आज बारिश होने वाली है, क्या आज दिन ब्राइट रहेगा, सनी रहेगा। हमने कई बार ऐसी चीज़ें सुनी होंगी क्रिकेट फैंस के द्वारा। जब वो वनडे मैच होता है तो आप देखते हैं कि ऐसा क्या होता है कि सुबह मौसम ठीक था, दोपहर को बदल गया, शाम तक फिर बदल गया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो हम ये चीज़ें इमेजिन भी करते हैं, ठीक।
अब बाद में क्या होता है कि जो वेदर होता है, अगर वेदर को आप प्रॉपरली समझेंगे, वेदर इज़ दिस आवर टू आवर डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। आपके आसपास के एटमॉस्फेयर की हर 2 घंटे में चेंज होने वाली चीज़ें, हर 4 घंटे बदलने वाली चीज़ें, पूरे दिन भर बदलने वाली जो चीज़ें होती हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो वेदर में आती है। यानी कि वेदर पूरे दिन भर में भी चेंज होने वाली एक प्रक्रिया है एटमॉस्फेयर में। ए हॉट और ह्यूमिड वेदर में मेक वन इरिटेबल। आप देखते होंगे कि जब गर्म मौसम होता है और बहुत उमस होती है तो आप आसपास देखते हैं, आप बहुत इरिटेशन होती है आपको बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं। ए प्लीजेंट ब्रीजी वेदर में मेक वन चीयरफुल इवन प्लान फॉर यू आउट गोइंग। और जब बहुत प्यारा मौसम होता है तो आप बेटा बाहर जाने का प्लान बनाते हैं, आप बाहर जाने की चीज़ों के लिए कोशिश करते हैं। ओके, वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे। और वेदर बेटा दिन भर में कई बार बदल सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब बाद में जो दूसरा वर्ड है क्लाइमेट, उसकी डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट्स? However, the average weather condition of a place for a longer period। वेदर डे टू डे चेंज होता है तो वेदर का मतलब ये हो गया कि वेदर जो चीज़ बदल रहा है, आई थी कि जो मतलब वेदर जो होता है वो डे टू डे चेंज हो सकता है, ठीक है, शॉर्ट पीरियड की बात होती है। लेकिन जो क्लाइमेट की बात होती है तो वो क्या होता है, लॉन्गर पीरियड टाइम रिप्रेजेंट करता है क्लाइमेट किसी जगह के लिए, ठीक। इसीलिए आप देखते होंगे कि हम लोग डेली अपने वेदर फोरकास्ट को कई दिनों के लिए देख लेते हैं, क्योंकि वेदर तो कल परसों 2 दिन बाद 3 दिन हर चीज़ में चेंज होता रहता है। बट जो क्लाइमेट होता है वो लॉन्ग पीरियड तक किसी एक जगह पे होने वाली चीज़ है। जैसे सर्दियों का मौसम है, गर्मी का मौसम है, बरसात का मौसम है, तो वो एक क्लाइमेट वाला हिस्सा आ गया। बट डे टू डे जैसे अभी गर्मी है, फिर थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाए, फिर थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो जाए, तो ये सारी चीज़ें आती हैं वो आपकी स्टूडेंट्स वेदर में आती हैं। टेम्परेचर भी बहुत ईजी चीज़ है, जैसे आप समझेंगे। टेम्परेचर क्या है? तापमान ही तो है ना। किसी जगह पे आप रह रहे हैं तो आप उसका टेम्परेचर देखते हैं कि वो बढ़ गया है, घट गया है, ठीक है। द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज़ द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। जैसा टेम्परेचर हम डेली महसूस करते हैं बेटा, वही टेम्परेचर आपके आसपास के एटमॉस्फेयर का होता है। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज़ नोन एज टेम्परेचर। फिर यहाँ से ये आपकी छोटी सी डेफिनेशन दे दी है कि गर्मी होने की जो डिग्री है, यानी कितना गर्म जा सकता है कोई चीज़, एंड कोल्डनेस कितना सर्दी हो सकती है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं बेटा? टेम्परेचर। ये यहाँ पे प्रॉपर डेफिनेशन है इसकी, आप यहाँ से इस डेफिनेशन को लिख लेंगे। द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर कैन चेंज नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीज़न टू सीज़न। जो टेम्परेचर होता है एटमॉस्फेयर का, वो दिन और रात में नहीं चेंज होता है, बट कि सीज़न टू सीज़न भी चेंज होता है। जैसे कि समर बेटा ज़्यादा गर्मी वाली होती है विंटर से, विंटर ज़्यादा सर्दी वाली होती है समर से। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि फैक्टर्स क्या होते हैं चेंज होने के लिए। तो फैक्टर्स क्या है? एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज़ आइसोलेशन। आइसोलेशन जो होता है उसकी वजह से टेम्परेचर कई बार हमारा बदलता है। उससे डिस्ट्रीब्यूशन मतलब किस जगह सर्दी ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, वो रीज़न है। आइसोलेशन इज़ द अपकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्ट बाय द अर्थ। अब ये वो एनर्जी है, जैसे सूर्य से गर्मी आ रही है और अर्थ पे किस जगह पे कितनी सर्दी पहुंच रही है। जैसे आप देखते हैं पोलर वाले एरियाज़ पे तो रेज़ डायरेक्टली निकल जाती हैं, तो वहाँ सर्दी ज़्यादा है। जो बीच का इक्वेटर वाला पार्ट है उस पर सन की हीट डायरेक्ट आती है, जिस वजह से वहाँ पे सर्दी गर्मी ज़्यादा होती है। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल। हमेशा इक्वेटर की तरफ से जब हम पोल की तरफ जाएंगे तो वो घटेगा, क्योंकि वहाँ पे जो रेज़ होती है वो उतने अच्छे से पहुँचती नहीं है। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज़ डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखिएगा, जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर को मापने वाली जो आपकी यूनिट है बेटा वो डिग्री सेल्सियस है। इट वॉज इन्वेंटेड बाय एंड्रीज सेल्सियस। एंडर्स सेल्सियस ने इसको इन्वेंट किया था। ऑन द सेल्सियस स्केल द वाटर फ्रीजर 0 डिग्री सेल्सियस। आपको पता होना चाहिए कि सेल्सियस में अगर कोई चीज़ नाप रहे हैं हम तो 0 डिग्री पे पानी जम जाता है और बॉयल हो जाता है बेटा 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये चीज़ आप ज़रूर नोट करेंगे, क्योंकि यहाँ से तो बहुत सारे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और छोटे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो वही हम कह रहे थे। और फिर टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है सेम मैनर में, जैसे
आप देखेंगे कि पोल की तरफ तो सर्दी ज़्यादा है, बट यहाँ तक पोल की तरफ इक्वेटर की तरफ आते आते बढ़ने लगता है। नाउ यू अंडरस्टैंड वाई पोल्स आर कवर्ड विद स्नो। तब आपको समझ में आता है कि जो पोल वाला एरिया है वो बर्फ़ से क्यों घिरा रहता है। इफ़ द अर्थ टेम्परेचर राइजेस टू हाई, अगर अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, इट वुड बिकम टू वार्म फॉर सम क्रॉप्स टू ग्रो। तो कई फसलों के लिए अच्छा है, क्योंकि जब तक थोड़ी सी गर्माहट नहीं आएगी एटमॉस्फेयर में तो बेटा फसलें भी नहीं उगेंगी। टेम्परेचर इन सिटीज़ इज़ मच हायर दैन दैट ऑफ विलेजेस। अब जो टेम्परेचर गाँव में होता है वो कई बार थोड़ा ज़्यादा होता है गाँव से विलेजेस में। The concrete and metals and buildings and the asphalt of roads get heated up during the day। अब सड़कों पे आप देखते हैं कि जो पूरे दिन भर की गर्मी होती है, जो सारी चीज़ें होती हैं वो बहुत हीट कर रही होती हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें जब आप देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें जानेंगे, और जो बिल्डिंग्स होती हैं मेटल्स की बनी हुई, कंक्रीट की बनी हुई, वो ज़्यादा हीट को बेटा अपने अंदर समेटती हैं, तो उससे वहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। दिस हीट रिलीज ड्यूरिंग द नाइट, और फिर रात में ये रिलीज़ होती है, फिर हमें और भी भयंकर गर्मी लगती है आसपास। तो यही सारी चीज़ें हैं। क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग होती हैं शहर में, वो बेटा वार्म एयर की वजह से वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा रहता है कई बार, क्योंकि वहाँ से अब कंक्रीट की बिल्डिंग आसपास बनी हुई हैं, तो आप सोच के देखिए कहाँ से कोई टेम्परेचर को लोगों को राहत मिलेगी। तो एयर प्रेशर को हम लोग कल पढ़ेंगे, आज के लिए सिर्फ इतना ही रहेगा। थैंक यू।